डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धिक्कार है। चार्ल्स रीड की दहाड़ से फर्श पर बिखरे टूटे हुए कांच हिल गए। उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी और वह अपने पीछे डरे हुए बच्चों की तरह दुबके हुए चापलूसों के समूह की ओर मुड़ा। तुम उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम सब निकम्मे लोगों की तरह यूं ही क्यों खड़े हो? उसकी दुकान के चारों ओर नाथन के आदमी अलमारियों को गिराकर उत्पात मचा रहे थे। चार्ल्स की काला बाजार की दुकान, जिसे उसने वर्षों की मेहनत से बनाया था, उसकी आंखों के सामने ही मलबे में तब्दील हो रही थी। और फिर भी उसका अपना गिरोह अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था, जैसे हक्का बक्का मवेशी घूर रहे हों। बॉस, हम उनसे लड़ नहीं सकते, वन आई जैक ने अचानक कहा। उसकी एक आंख इधर उधर घूम रही थी। यहाँ बहुत सारे पुरुष हैं। अगर हम कोशिश भी करें तो उन पर एक मुक्का मारने से पहले ही हमें कुचल दिया जाएगा। वे हमारी टांगें तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। दूसरे ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसकी आवाज पतली और फटी हुई थी। जब तक भाग सकते हैं, भाग जाना ही बेहतर है। अगर हम जिंदा रहे तो हम दुकान को फिर से बना लेंगे, बॉस। मरे हुए लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलता। बॉस, चलिए यहाँ से चलते हैं। तीसरे ने आग्रह किया और वह चूहे की तरह दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मानो कोई चूहा सबसे नजदीकी नाले की तलाश कर रहा हो। चार्ल्स के आदमियों के चेहरे पीले और पसीने से तर हैं, उनकी निगाहें उस अराजकता पर टिकी हैं जो नाथन का गिरोह उन पर मचा रहा है। ये सिर्फ गली मोहल्ले के झगड़ालू लोग नहीं थे, बल्कि उनकी हर हरकत प्रशिक्षण, अनुशासन और असाधारण ताकत की गवाही दे रही थी। एक कदम भी आगे बढ़ाना जबड़े के टूटने या इससे भी बदतर स्थिति का जोखिम उठाने जैसा था। और किस लिए? चार्ल्स द्वारा हर महीने दी जाने वाली मामूली तनख्वाह से एक हफ्ते का चावल भी नहीं खरीदा जा सकता था। तुम निकम्मे काय हो? चार्ल्स गुस्से से बोला। उसकी पलकें गुस्से से फड़क रही थीं, जिसे वह मुश्किल से ही काबू कर पा रहा था, लेकिन मन ही मन वह समझ सकता था कि उनमें से किसी का भी इरादा बाहर मौजूद लोगों से लड़ने का नहीं था। यह मत भूलो कि मेरा साथ कौन दे रहा है। वह अचानक गरजते हुए बोला, उसकी आवाज गूंज उठी। आयन होल्ड के काले बाजार में कोई मुझे छू नहीं सकता। ये शब्द शांत पानी में फेंके गए पत्थर की तरह गिरी और उसके आदमियों की धीमी वापसी को रोक दिया। बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे उनके पैर एकदम थम गए। शहर के इस हिस्से में जीवित रहना केवल ताकत पर निर्भर नहीं था, बल्कि इस बात पर भी निर्भर था कि आपके पीछे कौन खड़ा है। अपने तमाम दिखावे के बावजूद नाथन वास्तव में एक व्यापारी का बेटा था, जिसका राजनीतिक रूप से कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन चार्ल्स का साइमन से खून का रिश्ता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सरकारी पद उसके भाई को भीड़ से बचाता था। बॉस, हम भाग नहीं रहे हैं, वन आई जैक ने अपनी पिछली कायरता को मिटाने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा। हमने बस सोचा कि बैकअप के लिए कॉल करना समझदारी होगी। हाँ, तुम्हारा भाई सरकार में है, दूसरे ने अपनी साख बचाने का मौका पाकर कहा। साइमन के समर्थन में नाथन इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सही है। साइमन इतना शक्तिशाली है कि नाथन उसे पार नहीं कर सकता। चार्ल्स ने इसी सुरक्षा कवच का सहारा लेकर कई लड़ाइयों में अपनी जान बचाई थी। साइमन ने शायद अतीत की उन शिकायतों को भुला दिया होगा, जैसे कि वह समय जब चार्ल्स ने लूसी का पीछा करने की गलती की थी, जिसके परिणामस्वरूप नाथन ने उसे सार्वजनिक रूप से बुरी तरह पीटा था। साइमन तो बस हंस पड़ा था और अपने छोटे भाई को एक बच्चे से हारने पर मूर्ख कह रहा था। लेकिन यह मामला अलग था। चार्ल्स की दुकान को तहस नहस करना न सिर्फ चार्ल्स के स्वाभिमान पर चोट थी, बल्कि साइमन के मुंह पर एक करारा तमाचा भी था। साइमन की राजनीतिक शक्ति ने चार्ल्स को आयरनहोल्ड के जल व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अधिकारी आसानी से स्वीकार कर लेता। तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो, चार्ल्स ने अंत में व्यंग्य करते हुए कहा, और अपने अचानक साहसी हो चुके साथियों को देखते हुए उसके होंठ मुड़ गए। फिर चार्ल्स ने नाथन की ओर मुड़कर व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान तोड़ने की? यह न सिर्फ मेरा अपमान है, बल्कि मेरे भाई साइमन के मुंह पर तमाचा है। सोच समझ कर काम लो, लड़के। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जब तुम मुझसे पंगा लेते हो तो क्या होता है। नाथन का जबड़ा कस गया, उसका पहले वाला आत्मविश्वास डगमगा उठा। साइमन कोई साधारण सरकारी आदमी नहीं था, उसका प्रभाव आयरनहोल्ड के हर कोने तक फैला हुआ था। उससे झगड़ा करने से न केवल नाथन को ही परेशानी होगी, बल्कि इससे उसके पिता, लूसी और उसके करीबी लोग भी झगड़े में घसीटे जा सकते हैं। उस झिझक को भांपते हुए चार्ल्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि मानो उसके रोम रोम से टपक रहा हो। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? तुम्हें लगता है कि मेरे घर को इस तरह तोड़ फोड़ करके तुम बहुत कूल लग रहे हो, लेकिन जैसे ही यह बात साइमन तक पहुंचेगी, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और ये क्या सुन रहा हूं कि मेरे पैर टूट जाएंगे? ठीक है, तोड़ लो।
मुझे मारो, अगर हिम्मत है तो यही मेरी टांगें तोड़ दो। ये किस तरह का बेतुका अनुरोध है? नाथन के पीछे से एल्विश की मजाकिया आवाज सुनाई दी। वह पास ही खड़ा था, उसका चेहरा काले कपड़े के मुखौटे से ढका हुआ था। काला बाजार में गुमनाम रहना सिर्फ पसंद की बात नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने का सवाल था। यह कोई आधुनिक शहर नहीं था जहां पुलिस और अदालतें हों। यहाँ कानून कागज की तरह पतले थे और नाम बताने पर जान भी जा सकती थी। भाई एल्विश, हमें क्या करना चाहिए? नाथन ने धीमी आवाज में पूछा, उसकी आवाज में गुस्सा सुलग रहा था लेकिन उसने उसे काबू में रखा था। चार्ल्स के ताने का जवाब देने के लिए उसकी मुट्ठियां तन रही थीं। नाथन डरपोक नहीं था, वह खुद को खतरे में डाल सकता था। लेकिन अगर उसके कार्यों से लूसी या मिस्टर हॉटवेल को खतरा होता, तो वह उस सीमा को पार नहीं कर सकता था। और मिस एवलिन के नकाबपोश नौकर, हालांकि लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके पास कोई पारिवारिक प्रतीक चिन्ह या खुली निष्ठा नहीं थी। उनका परिवार काला बाजार की चकाचौंध से दूर रहता था, जिससे वे सुरक्षा के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे। एल्विश ने कुछ पल तक उसे गौर से देखा और मन ही मन प्रभावित हुआ। अपमान का सामना करते हुए भी नाथन दूरदृष्टि से सोच विचार कर रहा था और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से पहले सलाह ले रहा था। इस तरह का संयम बहुत कम देखने को मिलता था। ज्यादा मत सोचो, एल्विश ने अंत में कहा। हमने उसकी दुकान तो तोड़ ही दी है। अब रुकना आधा अधूरा काम होगा। अगर हमें उसे नाराज करना ही है, तो क्यों न उसे ठीक से नाराज करें। इसके अलावा, उसकी आंखें शरारती मुस्कान से सिकुड़ गईं, वह तो मानो हमसे अपने पैर तोड़ने की भीख मांग रहा है। मैंने कभी किसी को इतना बेताब पिटने के लिए नहीं देखा। नाथन के चेहरे के भाव बदल गए, उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। मैं समझ गया। बिना कुछ कहे, वे एक साथ आगे बढ़े। उनके मुके और लात अचूक सटीकता से पड़े, हर बार चार्ल्स को जमीन पर और धंसाता जा रहा था। एक जोरदार मुके ने उसका सिर एक तरफ घुमा दिया, दूसरे ने उसकी सांसें रोक दी, और एक भयानक लात से उसके पैर में एक दर्दनाक चटकने की आवाज आई। चार्ल्स चीखते हुए गिर पड़ा, अपने क्षतिग्रस्त अंग को पकड़े हुए था, उसका चेहरा पहले से ही गहरे नीले निशानों से सूज रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? वह दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। तुम्हारा काम तमाम, मैं साइमन को बता दूंगा, इसके बाद तुम सब जेल में सड़ोगे। एल्विश ने एक बार ताली बजाई और दरवाजे पर और सड़क के किनारे जमा भीड़ की ओर मुड़ा, सबकी निगाहें उस दृश्य पर टिकी हुई थीं। सबने उनकी बात सुनी, है ना? इस भले आदमी ने हमसे अपना पैर तोड़ने के लिए कहा था और हमने उनकी इच्छा पूरी कर दी। भीड़ ठहाकों से लोटपोट हो गई। कई लोग वर्षों से चार्ल्स के अत्यधिक महंगे और कड़वे पानी को सहन कर रहे थे, सूखे से बचने के लिए मजबूरन उसकी बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान कर रहे थे। अब, उसे जमीन पर टूटा हुआ देखकर, उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया। तो चार्ल्स ने ही ऐसा करने का अनुरोध किया था। इसीलिए उन्होंने उसका पैर तोड़ दिया। एक दर्शक ने हंसने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया। दर्शक अपनी हंसी रोक नहीं पाए और ठहाके लगा बैठे। एल्विश का स्पष्टीकरण इतना सटीक था कि चार्ल्स ने लगभग खुद ही मार खाने को कहा था, जिससे नाथन भड़क गया और उसने चार्ल्स की टांग तोड़ दी, और अब जब कार्रवाई हो चुकी थी, तो वह अपने अहंकार के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता था। काला बाजार के मामलों में, जहां स्थानीय सरकार शायद ही कभी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करती थी, आधिकारिक कार्रवाई की थोड़ी सी भी संभावना तो दूर की बात थी। हाँ, चार्ल्स को वही मिला जिसका वो हकदार था। एक दर्शक ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा। हाँ, सरकार काला बाजार को नजरअंदाज करती है, लेकिन अगर वे हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करते, तो भी वे ऐसा नहीं कर पाते। चार्ल्स ने असल में खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। एक और व्यक्ति ने कहा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, तीसरे व्यक्ति ने हैरानी से सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि उसकी मुस्कान से उसकी खुशी झलक रही थी। एल्विश के चतुर तर्क पर आसपास खड़े लोग हंसने लगे, और पूरा दृश्य एक ऐसा तमाशा बन गया जिसे वे हफ्तों तक याद करते रहेंगे। थोड़ी ही दूरी पर, लूसी और मिस एवलिन, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए हल्के स्कार्फ से अपने चेहरे ढके हुए थे, ने एक दूसरे को देखा और उनकी नजरें तुरंत दबी हुई हंसी में बदल गईं, उनकी आंखें आपसी आनंद से चमक रही थीं। वे दोनों एल्विश की धृष्टता पर हैरान थीं। हमले को चार्ल्स के खुद के अनुरोध से अधिक कुछ नहीं बताकर, उसने अधिकारियों से अपील करने की हर संभावना को खत्म कर दिया था। जब पीड़ित ने खुद चुनौती दी हो, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कर सकता था। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? चार्ल्स के फर्श पर कराहते हुए उसकी आवाज पतली और दर्द से कांप रही थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, नाथन और एल्विश ने उसे कुछ और सधे हुए प्रहार किए, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह सबक ऐसा हो जिसे वह जल्द ही न भूले। हौंफते हुए एल्विश ने अपनी बाहें पीछे की ओर फैलाईं और फिर मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। वह भीड़ से ऐसे बात कर रहा था मानो वे उसके बिछड़े हुए दोस्त हों। सब ने देखा था ना, उसने हमसे उसे पीटने की गुहार लगाई थी। हमने उसकी बात मान ली। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाथन ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी आवाज एल्विश की व्यंग्यात्मक गंभीरता से मेल खाती थी। बिल्कुल, उसने खुद ही इसकी गुजारिश की थी।
चार्ल्स के चेले वहां अवाक खड़े थे, उनके मुंह खुले रह गए थे, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स की ऐसी बेशर्मी और चालाकी पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी टांग तोड़ने की चुनौती तो एक तरह से चारा थी, लेकिन एल्विश और नाथन ने उसे एक चुनौती में बदल दिया, जिससे चार्ल्स के पास सचमुच में पैर रखने की कोई जगह नहीं बची। तुम, चार्ल्स हकलाया, क्रोध और पीड़ा के मिले जुले भाव से उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया, यहां तक कि असहनीय पीड़ा उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गया। जल्दी करो, बॉस को डॉक्टर के पास ले जाओ, वन आई जैक ने घबराहट भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। चलो चलें, दूसरे ने चिल्लाया, और कुछ ही सेकंड में चार्ल्स के आदमियों ने अपने पागल नेता को अपने कंधों पर उठा लिया और घबराहट में टूटी हुई दुकान से भाग निकले, इस उम्मीद में कि हालात और बिगड़ने से पहले वे बाहर निकल जाएंगे। एक्स गैंग के लगभग 1 दर्जन सदस्य आयन होल की घुमावदार गलियों में घुस गए और अपने ठिकाने के मलबे को वहीं छोड़ दिया। हा, हम जीत गए, टॉमी ने अपनी मुट्ठियां सीने पर पटकते हुए चिल्लाया। हमने कर दिखाया, रोरी खुशी से चिल्लाया, उसकी मुस्कान कान से कान तक फैल गई। बहुत अच्छा लगा, सैम ने कहा, उसका हमेशा का शांत स्वभाव एक चौड़ी मुस्कान में बदल गया। टॉमी, रोरी, सैम और रिक जीत की खुशी से दमक रहे थे, उनके दिल आनंद से भरे हुए थे और उनका मनोबल बुलंद था। साधारण पुरुषों के रूप में उन्हें लंबे समय से चार्ल्स जैसे पुरुषों के प्रभुत्व के सामने अपना स्वाभिमान निगलना पड़ा था, लेकिन आज एल्विश के समर्थन से वे डटे रहे। उनके सीने में उमड़ रहा गर्व का भाव ऐसा था जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ठीक उसी क्षण उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुपचाप एल्विश के प्रति शाश्वत निष्ठा का वादा किया, वह व्यक्ति जिसने उन्हें न केवल विजय बल्कि सम्मान भी दिलाया था। मामला सुलझ जाने पर मिस एवलिन ने अपने 30 नकाबपोश परिचारकों को जाने का इशारा किया। वे सब खामोशी से चुपचाप शहर की रात में गायब हो गए और अपने परिवार के घर लौट गए। उसने एल्विश और नाथन को सिर हिलाकर एक छोटा सा संकेत दिया, और फिर वह भी मुड़ गई, क्योंकि उसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस मामले में अपनी भूमिका को गुप्त रखना था। जैसा कि आयनहोल के सबसे प्रभावशाली कुलों में से एक से उम्मीद की जा सकती है, एल्विश ने सम्मानपूर्वक फुसफुसाते हुए कहा, और अपने आदमियों के कुशल व्यवहार को देखा। उन नौकरों को पूर्णता के साथ प्रशिक्षित किया गया है। उसी रात बाद में हॉटवेल निवास पर टिमटिमाते लैंप की कोमल रोशनी में एल्विश टॉमी, रोरी, सैम और रिक के साथ हॉटवेल परिवार के घर में दाखिल हुआ, ताकि वे एक कठिन परिश्रम से प्राप्त और असाधारण दावत में शामिल हो सकें, एक ऐसा आनंद जो अकाल से तबाह आयनहोल शहर में भुला दिया गया था। बड़ी मेज भुने हुए मांस, ताज़ी पकी हुई रोटी, भाप निकलती हुई सब्जियों और सुनहरे कटोरे में रखे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई है, जिनमें सुगंधित स्टू, चावल और न जाने कितने ही लजीज व्यंजन हैं जो इस अकालग्रस्त दुनिया में लगभग भुला दिए गए हैं। चारों भाई अत्यंत भावुक हो गए, उनके हृदय कृतज्ञता से भर गए। ऐसे समय में जब एक रोटी भी कीमती होती थी, उनके बड़े मालिक ने न केवल उन्हें एक भव्य भोज दिया, बल्कि अपने ही घर में ऐसा करके उनकी वफादारी और सहभागिता के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित किया। खाना खाते समय हंसी मजाक और बातचीत सहजता से होती रही, कमरा स्वादिष्ट व्यंजनों की मनमोहक सुगंध और प्लेटों की खनक से भरा हुआ था। एल्विश उनकी खुशी से अनभिज्ञ था, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दयालुता के इस निर्दोष कार्य ने दोस्ती से कहीं अधिक बड़ा रिश्ता बना दिया था। इसने 4 ऐसे पुरुषों की अटूट वफादारी को मजबूत कर दिया था, जो उस शाम से आगे उसके लिए आग और पानी से गुजरने में भी संकोच नहीं करेंगे। जैसे ही आखिरी प्लेटें हटाई जा रही थीं और चूल्हे से अंगारे धीमी आंच पर सुलग रहे थे, एल्विश ने दरवाजे पर अपने मेहमानों को शब्दों और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ शुभ रात्रि कहा। वह आधुनिक युग में लौट आया, उसके हाथ में 3000 से अधिक टाइल सोने का बोझ था, जो आयनहोल के काले बाजार में उसकी गतिविधियों से क्रूरतापूर्वक अर्जित की गई संपत्ति थी। लेक क्राउन विला, मुंबई। दुनिया तेजी से घूमने लगी और पल भर में एल्विश कहीं से भी प्रकट हो गया। उसके बगल में 2 फूले हुए थैले रखे थे, जो पूरी तरह से भरे हुए थे, चमकदार सोने से लबालब भरे हुए थे। इस बार तो खूब मुनाफा हुआ, एल्विश ने उत्साह से हंसते हुए कहा। 3000 से अधिक टाइल सोना, इसकी कुल राशि कितनी होगी? उसने थैला खोला और सोने के सिक्के उसकी आंखों के सामने उड़ेल दिए। उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई और उसका सीना गर्व से फूल गया। अगली सुबह जल्दी उठकर एल्विश तरोताजा महसूस कर रहा था। सबसे पहले उसके दिमाग में अपने हाथ में मौजूद 3000 टाइल सोने का हिसाब किताब करने का ख्याल आया। हालांकि इसमें एक पेंच था, वजन। इसके भारी वजन के कारण वह इसे ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सका। उसे जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना था, इससे पहले कि वह किसी गलत तरह का ध्यान आकर्षित करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह सहायता के लिए अपने एक पुराने परिचित ऋषि के पास गया। ऋषि के संपर्कों के माध्यम से एल्विश का परिचय विक्रम से हुआ, जो सोने के व्यापार में माहिर एक व्यक्ति था। विक्रम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मुंबई भर में उसके दर्जनों सोने की चेन की दुकानें थीं, और वह एक विशाल नेटवर्क को नियंत्रित करता था। $1 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ वह किसी स्वर्ण उद्योगपति से कम नहीं थे। उस सुबह एल्विश ने 2 बड़े बड़े सूटकेस उठाए और विक्रम की दुकान की ओर चल पड़ा।
जब सूटकेस की जिप खोली गई और उसके अंदर सोने का पहाड़ दिखाई दिया तो विक्रम स्तब्ध रह गया। अरे बाप रे, सूटकेस में सोना लेकर जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी आंखें मल लीं, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। सोना, सूटकेसों में पैक किया हुआ। हालांकि वह एक ऐसा उद्योगपति था जो हर दिन सोने का लेन देन करता था, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने एक ही सौदे में इतनी अधिक मात्रा में सोना निकाला था। और वह भी इतने बेतुके तरीके से। लेकिन एल्विश की भावनाएं अलग थीं। वह शर्म से पलकें झपकाता रहा। उन्हें उस समय तुरंत वापस बुलाया गया था। सोने को सूटकेसों में पैक करना सबसे तेज तरीका था। आखिरकार 3600 से अधिक टाइल सोना लगभग 180 किलोग्राम से अधिक होता है। दुनिया में कौन इसे हाथ से उठाकर ले जा सकता है? स्वाभाविक रूप से पहियों वाला सूटकेस ही सबसे उपयुक्त विकल्प था। विक्रम ने आखिरकार अपनी हैरानी को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा, श्रीमान एल्विश, आपका परिवार वास्तव में क्या करता है? क्या आपके पास शायद सोने की खान है? उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई थीं। एल्विश बहुत छोटा था, मुश्किल से 20 साल का। लेकिन वह यहाँ मौजूद था, इतना सोना लेकर जा रहा था जिससे पूरी की पूरी कंपनियां तबाह हो सकती थीं। बैंक लूटने के अलावा विक्रम केवल एक ही बात का अनुमान लगा सकता था कि एल्विश एक खनिकों के परिवार में पला बड़ा था। मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। एल्विश मुस्कुराया और कंधे उचका दिए मानो वह निर्दोष हो। मेरे घर में सोने की खान भला कैसे हो सकती है? विक्रम अवाक रह गया। उसके होंठ सिकुड़ गए। औसत, इस आदमी ने 180 किलोग्राम से अधिक सोना ऐसे निकाला जैसे वह मिठाई हो। अगर वह सामान्य था तो असामान्य क्या था? हालांकि जल्द ही उनका मिजाज बदल गया। आखिर व्यापार तो व्यापार ही होता है। विक्रम ने शांत भाव से कहा, मेरे सहायक ने सोने का वजन पहले ही कर लिया है। ये शुद्ध है। कुल वजन 180,000 ग्राम। $7.8 की मौजूदा पुनर्चक्रण दर पर कुल मात्रा लगभग $1,400,000 होगी। एल्विश ने लापरवाही से सिर हिलाया। लेकिन विक्रम ने तेवर चढ़ा दिए। श्रीमान एल्विश, मेरे पास इस समय पर्याप्त नकदी नहीं है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप अपने सोने के बदले अन्य संपत्ति देने को तैयार होंगे? उसकी आवाज में सावधानी थी, लेकिन उसके विचार पहले ही गति में आ चुके थे। सोने का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसका स्टॉक घटता जा रहा था और यदि समय पर इसकी भरपाई नहीं की गई तो उसके सोने की चेन के पूरे व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये युवक अपनी सारी परेशानियों का हल लेकर आया था। अगर उन्हें ये सौदा मिल जाता है तो विक्रम की दुकानें सुचारू रूप से चलती रहेंगी। एल्विश ने अपना सिर झुकाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसे किसके बदले में देना चाहते हैं? आश्चर्य की बात यह थी कि विक्रम मुस्कुराया और उसने केवल एक वाक्य बोला, एमरल्ड विला। एल्विश ने पलकें झपकाईं। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। एमरल्ड विला, ये नाम सुनकर कुछ जाना पहचाना सा क्यों लगा? दोपहर, एमरल्ड विला, मुंबई। एक काली पोश कार शानदार एमरल्ड विला के सामने अचानक रुक गई। राजू एक शानदार ढंग से सिले हुए सूट में, करीने से संवारे हुए बालों के साथ, माथे पर धूप का चश्मा रखे हुए बाहर आया। वह एक ऐसे नौजवान की तरह देख रहा था जिसने बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। उन्होंने पहले एल्विश से कहा था कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतने आलीशान विला को किसने बुक किया था। लेकिन असलियत क्या थी? वह रिजर्वेशन उन्हीं का था। अपने व्यापारिक संपर्कों के कारण राजू के घर अक्सर मेहमान आते रहते थे। अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए मशहूर ऐसा होटल उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए आदर्श था। लॉबी के अंदर उसके कुछ सहपाठी पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे सब आश्चर्यचकित रह गए। ऊपर क्रिस्टल के झूमर जगमगा रहे थे, जो परिष्कृत लकड़ी के फर्श पर चकाचौंध भरी रोशनी बिखेर रहे थे। खिड़कियों के बगल में मखमली पर्दे खूबसूरती से लटके हुए थे, जबकि प्रत्येक कोने को सुनहरे रंग की नक्काशी से सजाया गया था। हवा में भी महंगे इत्र और ताजी पिसी हुई कॉफी की हल्की सी खुशबू थी। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ी सी भी जोर से सांस ले सके। उन्होंने कुछ ही महीने पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उनमें से अधिकांश ने कभी ऐसे आलीशान होटल में कदम भी नहीं रखा था। यहाँ खाने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। उनकी चुप्पी दमनकारी थी। राजू को इस बात पर गर्व था। उनके विस्मय से भरे चेहरों को देखकर उसने थोड़ा संकोच के साथ मुस्कुराया और अपनी बाहें चौड़ी कर लीं। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, मेरे प्यारे पुराने दोस्तों, ये रेस्टोरेंट अद्भुत है। देखिए, यहाँ परोसे जाने वाले सभी व्यंजन असली लजीज व्यंजन हैं। प्रत्येक व्यंजन को अत्यंत प्रेम और पूर्णता के साथ तैयार किया जाता है। उसने गर्व से अपनी ठुड्डी फुला ली, मानो वह उसका मालिक हो। यहाँ के शेफ को मिशेलिन 3 स्टार का दर्जा प्राप्त है, जिन्होंने एक बार भारत के सबसे अमीर आदमी के लिए खाना बनाया था। एमरल्ड विला को खुले हुए भले ही कुछ ही साल हुए हों, लेकिन इसका नाम सुनते ही मुंबई में सिहरन दौड़ जाती है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, यही वो चीजें हैं जो एमरल्ड विला को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं।
सहपाठियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राजू खिलखिलाकर हंस पड़ा, जाहिर तौर पर उसे मिल रहे ध्यान का आनंद आ रहा था। आओ आओ, मैंने हमारे लिए एक निजी कमरा पहले ही आरक्षित कर लिया है। उसने एक वेटर की ओर उंगली चटकाई, फिर मुस्कुराते हुए उनकी ओर मुड़ गया। कमरा नंबर 888। शुभ संख्या, समृद्धि की संख्या। लेकिन किसके लिए? निश्चित रूप से राजू के लिए तो नहीं। राजू ने एक राजा की तरह अपने प्रजाजनों का नेतृत्व करते हुए हाथ लहराया और निजी भोजन कक्ष की ओर शान से चल पड़ा। बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान और भी पक्की हो गई थी। सभी के दिल एक ही बात सोचकर जोर से धड़कने लगे। इसका कितना खर्चा आएगा? उनमें से कुछ को तो यहाँ आने का ही पछतावा हो रहा है। कमरा नंबर 888, एमरल्ड विला, मुंबई। वातानुकूलित निजी कमरे में धीरे धीरे और अधिक सहपाठी प्रवेश करने लगते हैं। वे 3 या 5 के छोटे छोटे समूहों में खड़े थे, धीरे धीरे हंस रहे थे और कॉलेज के दिनों की पुरानी यादें साझा कर रहे थे। हालांकि मुस्कुराहटों के पीछे धीरे धीरे चिंताएं उभरने लगीं। कुछ लोग स्नातकोत्तर जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं के बारे में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। हे भगवान, अब तो वेतन इतना कम हो गया है, कोई कैसे गुजारा करेगा? एक ने आह भरी। तुम्हें पता है ना, मैंने अभी अभी यहाँ मेनू में कीमतों पर नजर डाली है। यहाँ सबसे सस्ते व्यंजन की कीमत भी $150 है। दूसरे ने हैरानी से फुसफुसाते हुए कहा, ये तो पागलपन है, एक बार के खाने के लिए इतना पैसा कौन देता है? क्या तुमने राजू की बात नहीं सुनी? इस रेस्टोरेंट का शेफ मिशेलिन 3 स्टार शेफ है। यहाँ का खर्च इससे कहीं ज्यादा होगा। भीड़ में आहें और सिसकियां लहरों की तरह गूंज रही हैं। ये बहुत महंगा है, मुझे अभी तक इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है। मेरी भी यही हालत है। क्या किसी के पास कुछ पैसे हैं जो मुझे उधार दे सकें? मैं उन्हें बाद में लौटा दूंगा। कुछ लोगों ने चुपके से अपने फोन निकाले और पहले से ही दोस्तों और परिवार वालों को ऋण के लिए संदेश भेज रहे थे। माहौल गमगीन हो गया। खाना आने से पहले ही सब लोग बिल को लेकर चिंतित थे। तभी निजी कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। बातचीत रुक गई। सब ने सहज रूप से सिर घुमाए। और फिर प्रिया अंदर चली गई। कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की। उनकी उपस्थिति से अचानक कमरे में रौनक आ गई। यहाँ तक कि झूमर भी थोड़ा और चमकने लगे। इससे पहले राजू ने उसे डेट पर ले जाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया था। उसने अपनी एकदम नई पोशकार का प्रदर्शन किया और कम से कम 3 बार उसका बखान किया, इस उम्मीद में कि इससे वह उसे प्रभावित कर लेगा और उसके साथ डेट पर चला जाएगा। लेकिन प्रिया ने हर बार विनम्रतापूर्वक उसे मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे विलासिता पसंद नहीं थी। वास्तव में, पोश में सवारी करने का विचार ही उसे रोमांचित कर देता था। लेकिन प्रिया बहुत समझदार थी। उसे खेल के नियम पता थे, उसे पता था कि कब नखरे दिखाने हैं। अगर किसी पुरुष को वह चाहिए होती थी, तो उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वह जितना अधिक प्रयास करेगा, उतना ही अधिक वह बाद में उसे प्यार करेगा। जो भी चीज़ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, कुछ दिनों तक इधर उधर फेंकने के बाद वह बेकार हो जाती है। प्रिया का यही मानना था। तो वह यहाँ आई, शालीनता और हड़बड़ी के बिना, भीड़ को उत्साहित करने के लिए उत्सुकता बढ़ाती हुई। और वाकई, जैसे ही राजू की नज़र उस पर पड़ी, वह बेचैन होने लगा और अपनी पुरानी सहपाठी के सामने खुद को प्रदर्शित करने के लिए बेताब हो गया। जैसे ही अन्य सहपाठियों ने भी उसे देखा, माहौल बदल गया। वाह, क्या ये प्रिया नहीं है? उस जमाने की क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। वह अब कॉलेज के दिनों की तुलना में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। अविश्वसनीय, वह सिर से लेकर पैर तक दमक रही है। उनकी आवाजों में प्रशंसा झलक रही थी, कुछ में ईर्ष्या का भाव भी। राजू ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने झट से मुस्कुराते हुए अपने बगल वाली सीट पर हाथ फेरा। प्रिया, यहाँ एक जगह है, आओ मेरे बगल में बैठो। प्रिया ने इनकार का दिखावा करते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर बनावटी विनम्रता और शालीनता का भाव था। लेकिन राजू अपनी बात पर अड़ा रहा, उसकी आवाज में आधी विनती और आधी प्रसन्नता थी। राजू के कई प्रयासों के बाद प्रिया आखिरकार उसके बगल में बैठ गई। वह शांत और लगभग बेफिक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में वह स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। कॉलेज में वह कई लड़कों की कल्पनाओं का पात्र थी। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, उनके सपनों की अछूत देवी। लेकिन स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद जब उसने बाहरी दुनिया में कदम रखा, तो उसे अपनी कल्पना की दुनिया से एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय परिसरों के बाहर वर्ग सौंदर्य उपाधि जैसी कोई चीज नहीं थी। बाहर केवल 2 प्रकार के लोग थे, उपयोगी और अनुपयोगी। उससे कहीं अधिक आकर्षक शैली, बेहतर संपर्क और कहीं अधिक धनवान महिलाएं वहां मौजूद थीं। कॉलेज में सबकी चहेती प्रिया अब समाज कहलाने वाली भीड़ में बस एक और चेहरा बनकर रह गई थी। उसने व्यवहारिक बनना सीखा। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। वह लड़की जो पुराना कैनवास का कंधा वाला थैला लेकर चलती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही।
अब वह एक डिजाइनर लग्जरी हैंडबैग रखती है। उसके द्वारा चुनी गई हर चीज एक उच्च वर्ग की व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाती है। और पुरुषों को चुनने के मामले में भी उनके नजरिए में काफी बदलाव आ गया था। उसे किसी अमीर व्यक्ति की जरूरत थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो धन के द्वार खोल सके। नकली प्यार के दिन अब बीत चुके हैं। यही वजह थी कि उसने राजू के पीछा करने को बर्दाश्त किया। उसके चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि उसकी पोश कार की वजह से, जिसकी बाजार कीमत $120,000 से अधिक है। जैसे ही प्रिया धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठी, राजू प्रशंसा की रोशनी में धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसे अपने सहपाठियों की ईर्ष्या भरी निगाहें भी महसूस हो रही थीं। लेकिन क्या यही वह नहीं था जो वह आज की पार्टी से चाहता था? फिर राजू ने जानबूझकर ऐसी आवाज में सवाल किया जिसे सब सुन सकें। पुराने जमाने के चहेते एल्विश अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं वो हमारे लिए बहुत व्यस्त तो नहीं है? उसके लहजे में एक छिपी हुई कड़वाहट थी। राजू उन दिनों को भूला नहीं था। कॉलेज के दिनों में एल्विश हर मामले में उससे आगे था। रूप, रंग, आकर्षण और लोकप्रियता के मामले में एल्विश हमेशा उससे एक पायदान ऊपर रहा था। इस पुनर्मिलन के लिए राजू के मन में दो लक्ष्य थे। पहला, अपनी सफलता का प्रदर्शन करना। और दूसरा, एल्विश की वर्तमान स्थिति को उजागर करना कि वह एक मामूली सुरक्षा गार्ड के अलावा कुछ भी नहीं था। एल्विश का नाम सुनते ही सहपाठियों में कानाफूसी मच गई। हाँ, एल्विश कहाँ है? वह उन दिनों बहुत लोकप्रिय था। वह हमारे बैच का सबसे सुंदर लड़का था, है ना? बिल्कुल, वो कॉलेज की हर लड़की का क्रश था। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि आजकल वो क्या कर रहा होगा। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। कुछ लड़कियां उन यादों को याद करके थोड़ा शर्मा गईं और उनकी मुस्कान सौम्य हो गई। वे एक दूसरे के करीब झुक गए और एल्विश के बारे में गपशप करने लगे। लेकिन बाकी लोग बड़बड़ाते हुए बैठे थे, उनके गिलास शराब से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यह पुनर्मिलन उनके लिए चमकने का क्षण होगा, शायद कुछ पुराने क्रश को जीतने का मौका होगा। लेकिन उनके लिए यह बेहद चौंकाने वाली बात थी कि लड़कियां उनकी तरफ देख तक नहीं रही थीं। सभी विषय, सभी हंसी, सभी चर्चाएं एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रही थीं। एल्विश। राजू ने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा? उसे यह बात क्यों बतानी पड़ी? सबकी निगाहें अपनी ओर आकर्षित होते देख राजू शरारती मुस्कान के साथ आगे की ओर झुक गया। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एल्विश से हुई थी। अंदाजा लगाओ वो अब क्या कर रहा होगा। सहपाठी तुरंत सावधान मुद्रा में बैठ गए। क्या नौकरी? हाँ, आगे बढ़ो। वह हमारे पाठ्यक्रम का सबसे अच्छा छात्र था, वह बहुत अच्छा कर रहा होगा। बिल्कुल, शायद अब तक वे बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे। कमरे में उनकी जिज्ञासा छाई हुई थी, वातावरण में उम्मीदें तीव्र थीं। राजू ने लंबी आह भरी, उसके चेहरे पर झूठी दया झलक रही थी। एल्विश, वह अब औद्योगिक पार्क में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। ये शब्द बम की तरह गिरे। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया, फिर अचानक शोर मच गया। स्कूल का पूर्व चहेता, एक सुरक्षा गार्ड? बिल्कुल नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। मैंने सुना है कि एल्विश को ग्रेजुएशन से पहले ही टीसीएस कंपनी से ऑफर मिल गया था। उनकी शुरुआती तनख्वाह हजारों में होनी थी। आखिर उनकी यह हालत कैसे हो गई? हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, राजू। राजू की ओर से किया गया उनका दावा सही था। वे सौम्य, अछूत स्कूली आदर्श की छवि को सुरक्षा वर्दी पहने एक व्यक्ति के साथ मेल नहीं बिठा सके। अविश्वसनीय। ये सच था कि अर्थव्यवस्था क्रूर थी और बेरोजगारी दर कम थी। लेकिन एल्विश, अपनी कक्षा में सबसे अच्छा, विश्वविद्यालय से स्नातक, उसका ऐसा हाल होना तो बस एक मजाक था। राजू आह भरते हुए पीछे की ओर लुढ़क गया, मानो भाग्य की कठोरता से बोझिल हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये सच है। जब मैं प्रिया के साथ अपने पिता की कंपनी में गया था, तो मैंने उसे अपनी आंखों से वहां वर्दी में पहरा देते हुए देखा था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। कभी कभी जीवन ऐसा ही होता है। उसकी निगाहें प्रिया की ओर घूमी, मानो वह उसकी प्रतिक्रिया का आकलन कर रहा हो। लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस चुप्पी ने कमाल कर दिया। सहपाठियों ने पहले उसे देखा, फिर एक दूसरे को। उसकी चुप्पी ने मानो सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। वातावरण में तनाव व्याप्त था। कॉलेज में एल्विश एक ऐसा आदर्श व्यक्ति था जिससे हजारों लोग ईर्ष्या करते थे, लेकिन उसके जैसा बनने की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। और अब इस स्थिति तक आ गए। उनके लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही फुसफुसाहट तेज होने लगी, दरवाजा खुल गया। सभी लोग घूम गए और फिर एल्विश अंदर आया। वह शांत भाव से मुस्कुराया, उसकी संयमितता स्पष्ट थी। राजू, माफ करना, मैं सुबह के काम में फंस गया था, इसलिए देर से आया, उसने लापरवाही से कहा। कमरा एकदम शांत हो गया और फिर अचानक आवाजें गूंज उठीं। तुम्हें देर हो गई। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? सिक्योरिटी गार्ड होना खतरनाक काम होगा एल्विश। तुम्हें सावधान रहना होगा। राजू बनावटी चिंता का मुखौटा पहने हुए सीधा खड़ा हो गया। हाँ एल्विश, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस तरह का काम खतरनाक होता है। लेकिन एल्विश ने बस मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, काम आसान है।
मैं ज़्यादातर समय आराम कर सकता हूँ। सच कहूँ तो यह अपेक्षाकृत तनाव मुक्त काम है। उनका रवैया सहज और बिल्कुल बेफिक्र था। राजू ने रुकने से इनकार करते हुए एक और सवाल पूछा। अच्छा, सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने में अच्छी तनख्वाह मिलती है ना? एल्विश ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं है। खाने पीने का खर्च कंपनी उठाती है, वीकेंड पर छुट्टी मिलती है। वेतन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे लिए काफी है। राजू की मुस्कान जम गई। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। गर्लफ्रेंड के बारे में क्या? क्या तुम्हें कोई मिल गई है? एल्विश ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। नहीं, उसने सपाट स्वर में कहा। राजू को उसकी नजर से देखना किसी मसखरे के करतब को देखने जैसा था। सहपाठियों ने खिलखिलाकर हंसते हुए एल्विश की ओर इशारा किया। स्कूल के चहेते, मेरे साथ बैठो। मेरे पास यहाँ भी जगह है। वे उनका स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित थे, सचमुच बहुत खुश थे। सुरक्षा गार्ड के रूप में उनकी नौकरी ने लोगों को उनके आकर्षक रूप की प्रशंसा करने से नहीं रोका। सभी लड़कियों के मन में एक ही विचार है, क्या उसके लिए घर पर रहना अच्छा नहीं होगा? उसकी शक्ल सूरत देखकर कोई भी लड़की उसके साथ रहना चाहेगी, चाहे उसके पास अच्छी नौकरी हो या न हो। उसी समय उन सभी ने राजू को ठंडी निगाहों से देखा। अब हर कोई उसकी असलियत जान चुका था। उसके मुंह से निकला हर शब्द व्यंग्य से भरा हुआ था, और बात घूम फिरकर एल्विश के सुरक्षा गार्ड के पेशे पर ही आकर रुक जाती थी। सहपाठियों के बीच एक सीधा साधा लड़का खड़ा था, अर्जुन। उसने गुस्से में मेज पर मुट्ठी पटकी और राजू को घूर कर देखा। बस बहुत हो गया। तुम लगातार एल्विश के सिक्योरिटी गार्ड होने की बात दोहराते रहते हो, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम बहुत सफल हो, है ना? लेकिन क्यों? आपको यह मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है? समाज अब खुला है। जब तक कोई कानून का उल्लंघन या अपराध नहीं कर रहा है, हर पेशा सम्मान के योग्य है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने एल्विश के कंधे पर थपथपाया। एल्विश, मेरे साथ बैठो। इस बकवास पर ध्यान मत दो। लेकिन अचानक उसे ठंड लगने लगी। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि लड़कियां उसे घूर रही हैं। ओह, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जोर से खींचकर एल्विश को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठा दिया। हे। राजू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन अंदर ही अंदर वह विजयी महसूस कर रहा था। उनका मिशन पूरा हो चुका था। अब सभी को पता चल गया था कि एल्विश एक सुरक्षा गार्ड था। वह तस्वीर एल्विश की पिछली प्रसिद्धि को धूमिल करने के लिए काफी थी। अगर वह लगातार ताने मारता रहा, तो इसका उल्टा असर हो सकता है और पूरी कक्षा उसके खिलाफ हो सकती है। इसलिए राजू ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी छोटी सी जीत का आनंद लिया। लेकिन ठीक तभी दरवाजा चरमराते हुए फिर से खुल गया। क्लैंग! सभी ने एक साथ सिर घुमाया। और तभी एक लंबी महिला अंदर आई। सबसे पहले उन्होंने उसके काले चमड़े के बूटों की आवाज सुनी, जो फर्श पर बज रहे थे। फिर उनकी लंबाई 1.6 मीटर से कहीं अधिक, और उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसने एक टाइट काली स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने एक साफ सफेद स्लीवलेस टॉप पहना था। साधारण, क्लासिक, हत्या। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उन्हें आश्चर्यकृत कर दिया, वह थी उसकी शर्ट का भी आकार। यह इतना नीचे लटका हुआ था कि खतरे का आभास देता था, लेकिन फिर भी सुरुचिपूर्ण और शालीन था। उस हल्की सी चमक ने उसकी खूबसूरती को 1000 गुना बढ़ा दिया। जिस महिला में आत्मविश्वास की कमी हो, जिसका शरीर परिपूर्ण न हो, उसमें इसे इस तरह पहनने का साहस कभी नहीं होगा। कमरा एकदम शांत हो गया। फिर लोगों के मुंह से हैरानी की आवाजें निकलने लगीं। हे भगवान, ये कौन है? क्या ये हमारी क्लास में ही है? असंभव, हमारी कक्षा में कभी कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी। क्या हम गलत कमरे में आ गए? लड़कों ने पलकें भी नहीं झपकाईं, उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। लड़कियां चोरी छिपे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाईं और दबी आवाज में एक दूसरे की तुलना करने लगीं। वह महिला रिया थी। वह अपने परिवार के करीब रहती थी, और इससे पहले व्हाट्सएप पर एल्विश को मैसेज करते समय उसे पता चला कि वह पुनर्मिलन के लिए यहां आएगा। अचानक ही उसने भी साथ आने की पेशकश की। क्यों? जो लोग जानते थे उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। रिया कुछ घोषणा कर रही थी, और वह इसे एल्विश के साथ करना चाहती थी। एल्विश तुरंत ही उसके सूक्ष्म इरादे को समझ गई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके प्रवेश करते ही हल्की सी मुस्कान दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सड़क। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, चेहरा और शरीर इतने बेदाग थे कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी तुलना में तथाकथित क्लास ब्यूटी प्रिया भी सूरज के सामने बुझती मोमबत्ती की तरह तुरंत फीकी पड़ गई। विशेष रूप से उनका लंबा, आकर्षक कद। उनसे निकलने वाली आभा का वर्णन करना असंभव था। राजू की आंखें फटी रह गईं। उसने इतनी खूबसूरत महिला को पहले कभी सामने से नहीं देखा था। हालांकि उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, फिर भी उसकी साफ सफेद शर्ट पर लगा लोगो चमक रहा था। यह एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का था, जिसकी कीमत कम से कम हजारों डॉलर थी। कौन कौन है वो? किसी ने हकलाते हुए पूछा।
क्या हम गलत कमरे में घुस गए? दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। राजू ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर संदेह के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। लेकिन अगले ही पल, सभी के संदेह चकनाचूर हो गए। उन सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने रिया सीधे एल्विश के पास चली गई। बिना किसी झिझक के, उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। हे, क्या आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा? मैं मेकअप कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। उनकी चंचल आवाज और उस अंतरंग हाव भाव ने पूरे कमरे में सनसनी फैला दी। सहपाठी हैरानी से देखने लगे। क्या सच में उस अलग थलग और अछूत जैसे एल्विश के साथ इतनी खूबसूरत महिला लिपटी हुई थी? इसी बीच एल्विश ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, हमने अभी खाना भी शुरू नहीं किया है। उन्हें रिया से इतनी साहसी होने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। वे अभी आधिकारिक तौर पर एक साथ भी नहीं थे, और उसकी इस बेबाकी ने उसे थोड़ा झिझक महसूस करा दी थी। लेकिन फिर भी एल्विश पीछे नहीं हटा। कमरे के दूसरी ओर प्रिया का चेहरा उदास हो गया। उसके सीने में बेचैनी की एक गांठ सी बन गई। पहली बार उसे सचमुच में लगा कि वह मुकाबले में कमजोर है। रिया की कद-काठी, उसकी खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ उस पर पूरी तरह हावी था। यह एक फीनिक्स पक्षी की तुलना गौरैया से करने जैसा था। और इससे बहुत तकलीफ हुई। विशेषकर तब जब उसने देखा कि हर पुरुष की निगाहें रिया पर टिकी हुई थीं। उसके बगल में बैठे राजू भी अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पा रहे थे। उसकी भूखी निगाहों ने प्रिया की कड़वाहट को और भी गहरा कर दिया। उसका स्वाभिमान खामोशी में चूर चूर हो गया। मैंने कल तुम्हें इतने सारे मैसेज भेजे, लेकिन तुमने जवाब तक क्यों नहीं दिया? रिया ने मुंह फुला लिया, उसके होंठ बनावटी शिकायत का भाव लिए मुड़ गए और उसने चिढ़ाने वाली निगाहों से एल्विश को देखा। उसकी आवाज में 7 भाग शिकायत और 3 भाग चंचल आकर्षण था। उसकी बेदाग मुद्रा, उसका चंचल पाउट, उसका मादक आकर्षण बस अनूठा था। कमरे में मौजूद सभी लड़के दंग रह गए। अगर रिया जैसी कोई महिला उन्हें मैसेज कर दे, तो वे कई दिनों तक खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन एल्विश, उसने तो जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। अविश्वसनीय। कमरे में मौजूद अकेले लोग चुपचाप पीड़ा सहते रहे। भाग्यशाली व्यक्ति ने इसे स्वाभाविक मान लिया। यह विरोधाभास बेहद भयावह था। फिर भी एल्विश शांत और अविचलित रहा, मानो यह कोई नई बात न हो। उस संयम ने ही उन्हें उनकी नजरों में और भी चमकाया। उनके लिए, वह आज भी वही अछूत स्कूली आदर्श थे जो पहले हुआ करते थे। अपने साथ देवी जैसी सुंदर महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। यह मेरा दोस्त है, एल्विश ने लापरवाही से कहा और कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर वह हमारे पुनर्मिलन में शामिल हो जाए? सहपाठियों ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। कमरे में हंसी गूंज उठी, हालांकि माहौल में अचानक बदलाव आ गया था। प्रिया की मुस्कान बनावटी थी, उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। राजू का चेहरा तो ईर्ष्या और बनावटी विनम्रता के बीच बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। भले ही एल्विश सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो, लेकिन रिया जैसी महिला की मौजूदगी उसके लिए किसी भी पदनाम से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालती है। प्रिया और राजू के लिए यह एक कड़वा और अपमानजनक अनुभव था। योजक चिन्ह। इसी समय वेटर ने खाना परोसना शुरू कर दिया। राजू ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता, इसलिए उसने दिखावा करने का फैसला किया। वह अक्सर अपने ग्राहकों के साथ यहां आता था और इस जगह को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने एक के बाद एक दुर्लभ व्यंजनों को पेश करना शुरू कर दिया। हाँ, ये बर्फ में पली बड़ी स्टर्जन मछली है, जिसे केवल उत्तरी बर्फीली नदियों में पाला जाता है। इसका मांस मुंह में मक्खन की तरह पिघल जाता है। और यह जिनसेंग तीतर का सूप है। तीतरों को पहाड़ी जड़ी बूटियों पर पाला जाता है, और शोरबा को सदियों पुराने जंगली जिनसेंग के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है, जो शरीर को पोषण देने के लिए एकदम सही है। वह सुनहरा केकड़ा हर सुबह दक्षिण सागर से ताज़ा लाया जाता है। उसका अंडा तरल सोने जैसा होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे राजू बोलता गया, उसका गर्व बढ़ता गया। उन्होंने काफी समय से तैयारी की थी और उन्हें प्रत्येक व्यंजन की बारीकियों और उत्पत्ति की जानकारी थी। इस क्षण, उसने आसानी से कमरे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और अपने सहपाठियों का विश्वास जीत लिया। ये स्टर्जन मछली इतनी मुलायम है, यकीन नहीं होता। हाँ, और यह सूप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नसों में ऊर्जा दौड़ रही हो। राजू को वाकई बहुत ज्ञान है। देखकर ही पता चलता है कि वह अक्सर यहाँ खाना खाता है। वह बहुत अच्छा कर रहा है। समृद्ध व्यक्ति। कक्षा के बाकी लड़के उसकी तारीफ कर रहे थे। नहीं, नहीं, राजू दिखने में तो विनम्र लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश था। इतनी लंबी तैयारी के बाद आखिरकार उसने ये कर दिखाया। उसके बगल में बैठी कक्षा की सबसे खूबसूरत छात्रा प्रिया ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान को देखकर राजू मन ही मन बहुत खुश हुआ। शायद वह पूर्व सहपाठी की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल भी जीत सकता है।
3 दौर के पे के बाद कमरे का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। राजू को उसके सहपाठियों द्वारा सर्वत्र सबसे सफल माना जाता था। कुछ क्षणों के लिए राजू क्लास रियूनियन का केंद्र बन गया। कई सहपाठियों ने उनके सम्मान में टोस्ट किया और उनसे आदरपूर्वक बात की। राजू, अगली बार जब तुम कोई बिजनेस डील करो तो मुझे भी साथ ले जाना याद रखना। कोर्स के पाठ्यक्रम की, चलो साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजू ने अपने आकर्षक सामाजिक कौशल का इस्तेमाल करके अपने सहपाठियों की नज़रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तथापि उस पल में निजी कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। उनके पीछे सुरुचिपूर्ण पोशाक पहने 2 लंबी महिलाएं और 2 प्रबंधक थे। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदर आया। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, वे स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एमरल्ड विला के महाप्रबंधक थे। अन्य सहपाठियों ने इसे देखा और मुड़कर देखने लगे। राजू ने भी उधर देखा। क्या ये एमरल्ड विला के महाप्रबंधक श्री विराट नहीं हैं? ये यहाँ क्यों हैं? आम लोगों के लिए उनसे मिलना भी मुश्किल है, तो वे यहाँ क्यों हैं? शानदार, क्या वह राजू को ढूंढ रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ सहपाठियों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये सोचते हुए कि यह प्रभावशाली व्यक्तित्व राजू से मिलने आया है। लेकिन कुछ अन्य लोगों को इसकी संभावना कम लगी। एमरल्ड विला के महाप्रबंधक विराट सालाना लाखों कमाते हैं और कई प्रभावशाली लोगों को जानते हैं, अक्सर बड़े लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं। हालांकि राजू की हालत अच्छी थी, लेकिन विराट के लिए व्यक्तिगत रूप से कमरे में जाकर उससे मिलना पर्याप्त नहीं लग रहा था। तो फिर वह कौन था? विराट इस कमरे में किसे ढूंढ रहा था? सबके सामने विराट सीधे एल्विश के पास गए, थोड़ा झुके और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। हेलो श्रीमान एल्विश। पूरा कमरा थमसा गया। राजू चकित रह गया। प्रिया अचंभित रह गई। सभी सहपाठी आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमान एल्विश, क्या विराट एमरल्ड विला के महाप्रबंधक एल्विश को मिस्टर एल्विश कहकर बुला रहे थे? हेलो श्रीमान एल्विश। एमरल्ड विला के मैनेजर और सजी धजी महिलाओं ने भी एल्विश के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। सहपाठी असमंजस में थे। यह मुंबई के बेहतरीन होटलों में से एक था, फिर भी इसके कर्मचारियों ने एल्विश के साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया। हालांकि एल्विश ने अपना आपा नहीं खोया। उन्हें समझ आ गया था कि विराट क्यों आए थे। कुछ ही घंटे पहले एमरल्ड विला का स्वामित्व उन्हें सौंप दिया गया था। विराट को ये खबर तुरंत मिल गई थी, इतनी जल्दी कि एल्विश भी हैरान रह गया था। हाँ, मिस्टर एल्विश, कितने प्रतिभाशाली और कितने युवा। मेरे सहकर्मी ने अभी मुझे बताया कि विला अब आपका है। वह आपकी प्रतिभा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। विराट जोर से हंसा, उसकी आवाज में चापलूसी झलक रही थी। कुछ क्षण पहले वह चकित था, लेकिन अब वह चिंतित था। 20 वर्ष की आयु का एक युवक एमरल्ड विला का नया मालिक बन गया है। महाप्रबंधक के रूप में विराट को अपनी नौकरी खोने का डर था, इसलिए वह एल्विश का दिल जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ महंगी शराब लेकर यहां जल्दी से पहुंचा। श्रीमान एल्विश, मैं आपको अपने संग्रह से 1992 की लाफिट की 2 बोतलें दे रहा हूं। ये मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है और मैं इन्हें आपको आनंद लेने के लिए दे रहा हूं। विराट जोर से हंस पड़ा। खूबसूरत पोशाक पहने 2 महिलाएं तुरंत आगे बढ़ीं और मेज पर शराब रख दी। जैसे ही एक सहपाठी ने लेबल देखे, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये तो गंभीर मामला है। ये 1992 का लाफाइट है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक बोतल की कीमत $10,000 से भी अधिक है। उसकी आवाज उत्सुकता से कांप रही थी। उसके सहपाठियों का चेहरा भय से पीला पड़ गया। इसकी एक बोतल की कीमत $10,000 होगी। 2 बोतलें $20,000। और ये तो सबसे भयावह हिस्सा भी नहीं था। ये शराब सोने से भी अधिक मूल्यवान थी। इसकी कीमत हर साल बढ़ती ही जा रही थी। राजू ने अपने जबड़े भींच लिए। उन्होंने एक बार अपनी कंपनी के चेयरमैन के साथ 1992 की लाफिट वाइन की एक बोतल साझा की थी। और तब भी केवल सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों के लिए। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे खुश करने के लिए 2 बोतलें देगा। प्रिया और भी ज्यादा घबरा गई। उसे शराब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह एक बात जरूर जानती थी। यह आम लोगों की पहुंच से परे विलासिता थी। $10,000 की बोतल। उनके सभी सहपाठी एक घूंट भी नहीं पी सकते थे। अगर ये दोनों बोतलें खोल दी जाएं, तो यहां मौजूद आधे लोग भी बिल बांटने का खर्च नहीं उठा पाएंगे। उसका दिल कांप उठा। उसकी निगाहें एल्विश पर टिक गईं। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। लेकिन विराट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी मुस्कान सहज और पेशेवर थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इन 2 बोतलों का आनंद लो। मैं इन्हें तुम्हें मिस्टर एल्विश की खातिर दे रहा हूं। ये दोनों बोतलें मेरी तरफ से आपकी हैं। आखिरकार एमरल्ड विला के मालिक श्री एल्विश हैं। ये सब कुछ उनका है। सब कुछ। उन्होंने यह बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन उनके लहजे में गंभीरता थी। फिर उन्होंने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिए। आप सब लोग आनंद लीजिए। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा।
श्रीमान एल्विश, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। आपका समय अच्छा बीते। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर विराट मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। निजी कमरा शांत था। सन्नाटा पसरा हुआ। दर्जनों निगाहें एल्विश पर टिकी हुई थीं। तिरस्कार के भाव से नहीं, लेकिन आश्चर्य के साथ। अरे बाप रे! क्या एल्विश ही एमरल्ड विला का असली मालिक था? इस संपत्ति की कीमत करोड़ों में थी। अगर यह सच होता तो फिर एल्विश जरूर अरबपति रहा होगा। हे भगवान, लगता है एल्विश ही असली बॉस है। कॉलेज के उस चहेते ने बड़ी सहजता से बात की। एक बोतल रेड वाइन के लिए $10,000। मेरी आंखें तो खुल ही गईं। आज मैं $10,000 की शराब की बोतल खरीद सकता हूं और घर जाकर अपने सहकर्मियों और दोस्तों के सामने शेखी बघार सकता हूं। हा हा हा। अर्जुन, हमेशा की तरह सीधे सादे अंदाज में उठे और शराब का गिलास लेकर एल्विश के सम्मान में टोस्ट पेश किया। आपकी दौलत की वजह से ही आज हम सब इतनी महंगी शराब का स्वाद ले पा रहे हैं। इसका स्वाद वाकई बेहतर है। हा हा, अगर आप न होते तो हम अपनी जिंदगी में कभी इसका स्वाद नहीं ले पाते। उनके शब्द कठोर थे लेकिन सच्चे थे। एक औसत कर्मचारी प्रति माह लगभग $800 से $1,000 ही कमाता है, जबकि कुछ लोग $1,200 से अधिक कमाते हैं। कोई भला $10,000 की रेड वाइन की बोतल पर इतना खर्च कैसे कर सकता है? एल्विश के बिना इन सहपाठियों को अपने पूरे जीवन में कभी भी इसका अनुभव नहीं होता। सहपाठियों का एक समूह प्रशंसा भरी नजरों से उसे देख रहा था। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया और हर किसी की बातचीत एल्विश के बारे में होने लगी। अचानक वह पुनर्मिलन का मुख्य आकर्षण बन गया। राजू और प्रिया केवल बनावटी मुस्कान ही दिखा सके और जबरदस्ती की हंसी के साथ खड़े होकर टोस्ट उठाने में शामिल हो गए। विशेषकर राजू, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कुछ ही क्षण पहले उसने एल्विश का मजाक उड़ाया था क्योंकि वह एक सुरक्षा गार्ड था और संघर्ष कर रहा था। किसने सोचा होगा, एल्विश न केवल एमरल्ड विला का मालिक था, बल्कि विराट ने उसका दिल जीतने के लिए उसे $20,000 से अधिक कीमत की शराब की 2 बोतलें उपहार में दी थीं। ये धन, ये रुतबा, राजू किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। 2 घंटे बाद भोजन का भरपूर आनंद लिया गया, शराब का लुत्फा उठाया गया। जब सभी का पेट भर गया तो वे धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर चल पड़े। एल्विश और रिया अपने बाकी सहपाठियों के पीछे पीछे शाम की ताज़ी हवा में बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, एल्विश को इस पुनर्मिलन में अपने इतने सारे सहपाठियों को देखकर सुखद अनुभूति हुई। इसके अलावा वे अपने विश्वविद्यालय के दिनों में मिले थे, बेफिक्र, जोश से भरे और ईमानदारी से भरपूर, एक साथ अच्छे पल बिता रहे थे। वयस्क जीवन की स्थिति ऐसी नहीं थी जहां सभी मुद्दे स्वार्थ से संबंधित होते थे। राजू के क्लास रियूनियन में आने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर एल्विश ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। उसने पलटवार नहीं किया और अपना संयम बनाए रखा। पूरी पार्टी के दौरान एल्विश ने राजू को नीचा दिखाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपने प्रत्येक सहपाठी को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक था। एल्विश के शांत और दोस्ताना रवैये ने राजू को शर्मिंदा और भी ज्यादा अपमानित महसूस कराया। उस ओर देखो, ये सचमुच शानदार है। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद भी कोई इतना विनम्र और शालीन क्यों है? लेकिन राजू बहुत ही अहंकारी और अज्ञानी था। यह विरोधाभास बहुत ही तीखा था। उसका चेहरा लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। वह इतना शर्मिंदा था कि वह किसी गड्ढे में घुसकर कहीं खो जाना चाहता था। अभी आगे क्या होगा तो बने रहिए आप अपनी डेस्टिनी बिलियनेयर नॉवल के साथ। मिलते हैं आगे के एपिसोड में।